तो ये Q&A सेशन में हम लोग सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लेने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद एडवांस क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। जहां पर भी आपको डाउट है या आपके कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड, आप फटाफट कमेंट में डालना। नेक्स्ट Q&A में मैं उनको लेने वाला हूं। तो चलो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सबसे पहला सवाल है, मीशो की इंटरनल टीम से सेटिंग कैसे करें? ओके तो देखो, ये वाला सवाल बहुत सेलर्स का रहता है कि मीशो में इंटरनल टीम से बहुत सारे सेलर सेटिंग करके बैठे हुए हैं, तो उनको कैसे हम भी सेटिंग कर सकते हैं। या सिर्फ मीशो का ही नहीं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी बहुत सारे सेलर मुझे आए दिन ये पूछते रहते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि हाँ, जब मैं भी फ्लिपकार्ट में इंटरनल टीम में काम करता था तो वहाँ पर मैं देखता था बहुत सारे जैसे कैटेगरी हेड होते थे, वो कई सेलर्स से सेटिंग कर लेते थे। सो ऐसा कहीं ना कहीं होता है। लेकिन आप एज अ सेलर अगर ये सोचोगे कि जो अच्छे सेलर्स होते हैं, जिनके अच्छे ऑर्डर्स होते हैं और वो सिर्फ सेटिंग करके ऑर्डर्स अच्छे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सेलर्स ऐसे पाए गए हैं कि जो इंटरनल टीम से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप उसके भरोसे मत रहिए, आप अपना काम करिए और धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलेगी और आपका प्रोडक्ट आगे आने लगेगा। ईजी शिप क्या है? ईजी शिप देखो, अमेज़ॉन पर अलग अलग टाइप से हम अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो शिप कर सकते हैं। तो तीन टाइप होते हैं। एक ईजी शिप होता है जिसमें कि अमेज़ॉन का कुरियर जो पार्टनर्स हैं, लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं, वो हमारे हब पे आएंगे और वहाँ से प्रोडक्ट लेके जाएंगे। दूसरा जो है वो है आपका सेल्फ शिप, जहाँ पर हमें खुद करना पड़ेगा। और तीसरा जो है होता है वो होता है कि अमेज़ॉन के FBA में हम भेजें और वहाँ से अमेज़ॉन उठा के खुद वो प्रोडक्ट को शिप करे। तो ये तीन टाइप के होते हैं। इसमें से ईजी शिप सबसे ज़्यादा सेलर्स प्रेफर करते हैं। आप भी ईजी शिप की ओर जा सकते हैं। डिस्प्ले नेम बदल सकते हैं क्या? डिस्प्ले नेम तो देखो, जब भी आप मार्केट प्लेसेस पर अपना अकाउंट बनाओगे तो टॉप में एक नाम आएगा, वो डिस्प्ले नेम होता है या आप सेलर नेम उसको बोल सकते हैं। सो जब भी सेलर्स को क्रिएट करते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता मैं क्या नाम रखूँ यहाँ पर। तो कोई भी नाम आप रख सकते हैं, XYZ। आप अपना नाम, अपने ब्रांड के नाम कोई भी नाम से रख सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। जस्ट फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो को एक शॉर्टिंग के लिए वो नाम चाहिए होता है कि हाँ, कौन सा सेलर है जो ये बेच रहा है। तो हाँ, आप इसे बदल सकते हो। आने वाले टाइम में आपको लगे कि ये कंफर्टेबल नहीं है या इसको बदलना चाहिए, तो आप उसे डेफिनेटली बदल सकते नेट प्रॉफिट कैसे निकालें? हो। ओके, सो ये सवाल बहुत सारे सेलर्स का रहता है कि हम बिजनेस तो कर रहे हैं और पैसा आ रहा है और माल जा रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो आएगा हमें वो कैसे आएगा। तो नेट प्रॉफिट का मैं सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो प्राइस, जो सेटलमेंट आपको मिला, लेट सपोज वो X है, तो उसमें से आप सबसे पहले माइनस करोगे अपने प्रोडक्ट कॉस्टिंग, कितनी कॉस्ट आपकी लगी है। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट में आप उसमें और माइनस करोगे जो रहेगी पैकेजिंग का कॉस्ट, या उसमें आपने कहीं से उसको ट्रांसपोर्ट करा उसका कॉस्ट, या आपका ऑब्वियसली रेंट वेंट का भी लगा होगा। तो पर प्रोडक्ट का आप खर्चा निकालो, वो कॉस्ट माइनस करो और अल्टीमेटली आप उसमें से माइनस करोगे GST जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। उसके बाद आपका ये नेट प्रॉफिट निकल के आता है। रेट क्या रखूं अपने प्रोडक्ट का? अपने प्रोडक्ट का रेट रखते समय सबसे पहले सेलर ये सोचते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट लेके तो आ गया हूँ, लेकिन इसका रेट क्या रखूँ। तो बहुत अच्छा सवाल है। रेट रखने का सिंपल सा फंडा है। कोई प्रोडक्ट मैंने लिया, अब ये प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ मुझे कॉस्टिंग पड़ी, ठीक है। सो कॉस्टिंग प्लस इसमें कितना मार्जिन आपको चाहिए पर प्रोडक्ट पे वो जोड़ लो, प्लस इसमें आप जोड़ो GST भी, आप इसमें आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। सो नेट मार्जिन जो आपका मार्जिन है प्लस GST प्लस मार्केट प्लेस की अगर कोई फीस लग रही है वो जोड़ लो, कोई शिपिंग लग रही है वो जोड़ लो। ये सारा चीज़ें जोड़ने के बाद आप पैकेजिंग का भी कॉस्ट उसमें 4-5 रुपये ज़रूर जोड़ो। और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट 10, जैसे 10 में से 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट रिटर्न भी आएंगे, आप प्रोडक्ट पे एड्स भी चलाओगे, तो इनका भी आप 10-10% का मार्जिन हर प्रोडक्ट में लेके चलो। और जब आप ऐसे करके आपका अल्टीमेटली एक कॉस्ट निकल के आ जाती है, वो आप कॉस्ट रख लेना अपने प्रोडक्ट। मुझे आईफोन बेचना है, कैसे बेचूं? आईफोन बेचना है तो बहुत सारे सेलर ये सोचते हैं कि कोई बड़ा प्रोडक्ट हम बेचेंगे, आईफोन बेच लें, या फिर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट कपड़े का हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक का कोई ब्रांड हो, हम वो बेचना चाहते हैं, तो वो कैसे बेचें। सो मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट प्लेसेस पे अगर आपको कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचना है, वो आईफोन भी ब्रांडेड फ़ोन में आ जाता है। सो उसके लिए आपको ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा। जो भी सेलर आईफोन बेच रहे हैं तो डायरेक्ट आईफोन कंपनी नहीं बेच रही, कोई ऑथराइज सेलर ही बेच रहा है वहाँ पर, ठीक। तो या तो आपको ब्रांड ऑथराइजेशन चाहिए,
और या तो आपको ट्रेडमार्क चाहिए। ऑब्वियसली आप किसी और का ब्रांड है तो ट्रेडमार्क तो आपके नाम पे होगा नहीं, बट ब्रांड ऑथराइजेशन आप उनसे ले सकते हैं। डायरेक्टली कंपनी को आप कांटेक्ट करिए, कहीं ऑफलाइन थ्रू, कहीं ऑनलाइन अप्लाई करके, तो कहीं ना कहीं से आप ब्रांड के पास जाओ, उनसे ऑथराइजेशन लेटर लो, उसके बाद ही आप ऑनलाइन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, फिर वो कोई भी कैटेगरी का हो। बाकी नॉन ब्रांडेड तो ऑब्वियसली बिना डॉक्यूमेंट्स के आप बेच सकते हो। सो आईफोन बेचना है तो आईफोन आपको एप्पल से ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट ब्रांड का नाम पूछ रहा है, क्या बताऊं? ठीक। सो जब भी आप फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बनाओगे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे तो ऐसे ब्रांड नेम पूछता नहीं है, बट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आपका ब्रांड नेम पूछेगा कि आप अपना प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या रखना चाहते हो। अब अमेजोन पे होगा तो वहाँ पर आप, एक और ऑप्शन है आपके पास कि ब्रांड नेम नहीं है आपके पास तो जेनेरिक में बेच दो। बट फ्लिपकार्ट में आप किसी भी कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं XYZ, उसमें आपको ब्रांड का नाम ज़रूर रखना पड़ेगा। अब ब्रांड का नाम कुछ भी हो सकता है। आपके पास अगर ब्रांड नेम है ऑलरेडी तो वो ब्रांड नेम डाल दो, उसके आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, डजेंट मैटर, डॉक्यूमेंट मांगेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आपका ब्रांड नेम कोई भी नहीं है तो आप अपने शॉप का नाम रख लो, या कोई भी ब्रांड नेम में आप अपने खुद का भी नाम रख सकते हो, क्योंकि उसका कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा, लेकिन ब्रांड नेम डालना पड़ेगा आपको। लेटर ऑन आप उसकी जो बाकी फॉर्मेलिटीज है, जैसे ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह, बाद में ले सकते हो, बट इनिशियली आप कुछ भी एक XYZ ब्रांड नेम अपना यूनिक रखना, वो ज़रूर डाल लेना। कुछ सेलर को 1000 ऑर्डर कैसे आ जाते हैं? अच्छा, कुछ सेलर्स को 1000 ऑर्डर्स कैसे आ जाते हैं? सो ये क्वेश्चन वो सेलर्स स्पेशली करते हैं जिनके ऑर्डर्स कम हैं और रेगुलर बेस पे वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो उनको लगता है कि किस सेलर के 1000 ऑर्डर कैसे आते होंगे। तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। 1000 ऑर्डर जब भी किसी सेलर के आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है सबसे पहले कि उसके बहुत ज़्यादा लिस्टिंग है, पहली चीज़। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ऐड चला रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि उसकी कहीं सेटिंग है। सिंपल सा फंडा है, किसी किसी सेलर की कुछ SKUs बहुत अच्छे चल जाते हैं। मतलब मान के चलिए उसने 100 लिस्टिंग करी है तो 100 में से सिर्फ 5 ही लिस्टिंग या 5 SKU में बोलूँगा, वो बहुत अच्छे चल जाते हैं और 1000 ऑर्डर तक वो उसको पहुंचा देते हैं। 1000 ऑर्डर में से भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें से कम 700 या 600 ऑर्डर्स सिर्फ एक या दो ही SKU के होते हैं। तो आपको अगर 1000 ऑर्डर पर पहुंचना है तो अपने सारी लिस्टिंग्स पे फोकस करने की बजाय जो आपका अच्छा सेल हो रहा है, टॉप सेल हो रहा है, उसको आप और प्रमोट करो यूजिंग एड्स। उसमें आप और वेरिएशन लाओ, उसमें आप और एक्सपेरिमेंट करो, उसमें आप और इम्प्रूवमेंट करो, और एक टाइम पे आप देखोगे कि आपके पास भी 1000 ऑर्डर्स आ रहे होंगे। और 1000 ऑर्डर को फिर उसके बाद मैनेज भी करना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में कितना स्टॉक रखना चाहिए? स्टार्टिंग में कितना स्टॉक रखना चाहिए? तो देखो, जब आप मार्केट प्लेसेस पर बेचोगे तो वैसे तो एक स्टॉक भी अगर आपका किसी प्रोडक्ट का है तो आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। बट मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा, आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, सो आप उसका कम से कम 5 से 10 का स्टॉक ज़रूर लेके आओ, पर SKU का, पर साइज़ का। ठीक है, इससे होगा क्या कि मान के चलो एक प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट लाइव करा और कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ गया। अब कस्टमर ने एक ऑर्डर करा, उनके भी किसी दोस्त को ऑर्डर करना था, वो आया, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, या कस्टमर ने 2 ऑर्डर करा, वो होगा ही नहीं, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो कम से कम आपको 4 से 5 स्टॉक रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्टॉक रखोगे, वो बिक गया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक शो होगा। और जब आउट ऑफ स्टॉक शो होता है किसी भी सेलर का प्रोडक्ट, तो मार्केट प्लेस को लगता है कि ये सेलर के पास ना स्टॉक है ही नहीं। 5 रहेगा, एक बिकेगा, 2 बिकेगा, आप अलर्ट हो जाओगे कि अच्छा बिक रहा है, आप और मंगा सकते हो, आपके पास टाइम होगा। क्योंकि मार्केट प्लेस पे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आज ऑर्डर आएगा तो आपको कल में मैक्स टू मैक्स उसको डिलीवर, मतलब डिस्पैच करना पड़ेगा। आपके पास 4-5 दिन का टाइम यहाँ पे नहीं रहता है। सो कम से कम हर SKU का, हर लिस्टिंग का आपके पास 5 का स्टॉक होना चाहिए इनिशियली। नए सेलर को ऑर्डर्स क्यों नहीं आते? ओके, नए सेलर्स को ऑर्डर क्यों नहीं आते? रीज़न सबसे पहला और सिंपल है, रिव्यूज़ नहीं होते आपके प्रोडक्ट पर। देखो, कोई भी प्रोडक्ट मैं भी अगर परचेज़ करने जाता हूँ, या आप भी एज अ बायर सोचोगे परचेज़ करने जाओगे, तो आप सबसे पहले देखते हो ठीक है, इसके बारे में लिखा अच्छा है, फ़ोटो अच्छी है, इसके डिटेल्स अच्छी है। आप नीचे जाओगे, आप देखोगे रिव्यूज़, अब रिव्यूज़ ही नहीं है। एक भी रिव्यू होगा तो उससे कन्वर्जन अच्छा आएगा, रिव्यूज़ फोटो के साथ आएगी तो और अच्छा आएगा। तो पहला तो रीज़न है कि उनके लिस्टिंग्स पर रिव्यूज़ नहीं होते। सो नए सेलर हो तो सबसे पहले रिव्यूज़ इकट्ठा करने पे काम करो। आप अलग अलग तरीके से भी रिव्यूज़ डलवा सकते हो। दूसरा, विजिबिलिटी नहीं होती अकाउंट की। देखो, एक चीज़ आपने सिंपल सा देखा होगा, मान के चलो मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और कोई और भी एक यूट्यूब चैनल चलाता है, सेम वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा, सेम वीडियो वहाँ जाएगी,
लेकिन वो मेरे चैनल पे ज़्यादा चलेगी क्योंकि मेरा पुराना चैनल है, विजिबिलिटी ऑलरेडी आ रखी है। ये हर फील्ड में अप्लाई होता है। सो सेम मार्केट प्लेस पर भी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो और आप नए सेलर हो तो विजिबिलिटी उतनी नहीं मिलेगी। तो इनिशियली आप सीपीसी एड्स, प्रमोशंस, कूपन्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। धीरे धीरे ब्रांड वैल्यू बनेगी तो ऑब्वियसली आपका भी अकाउंट पे विजिबिलिटी आएगी और आपको भी ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। मार्केट प्लेस पर क्यों बेचूं जब वेबसाइट से बेच सकते हैं? ये सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पर ही क्यों बेचूं जबकि मैं वेबसाइट पे बेच सकता हूं। आजकल सोशल मीडिया पे लोग बेच रहे हैं। तो देखो, मुझे आप एक चीज़ बताओ, आप एक नए सेलर हो, आप गए मार्केट प्लेस पे, आपने 2 प्रोडक्ट लिस्ट करे, शुरू से ही आपको विजिबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 100 लोगों ने आपका प्रोडक्ट देखना शुरू कर दिया है। बट आपने मार्केट प्लेस के अलावा अगर कहीं और बेचना कभी शुरू करा हो तो आप मुझे बताओ। आप लेट्स सपोज वेबसाइट का मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। जो सेलर वेबसाइट पर बेचते हैं उनको पता है, या जो वेबसाइट बनाते हैं उनको पता है। मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। विजिबिलिटी कैसे आएगी उस पर? हमें खुद से एक एक को शेयर करना पड़ेगा, तब लोग वहाँ देखेंगे। या वेबसाइट हमारा जब रैंक करना शुरू होगा तब देखेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट और एसईओ वगैरह वगैरह, बहुत टेक्निकल नॉलेज लगने वाली है और बड़ी बड़ी टीम लगने वाली है। तो सबसे पहले तो वेबसाइट पे और मार्केट प्लेसेस पे ये अंतर रहता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग में रहती है ट्रस्टेबिलिटी। मैं अगर इंस्टाग्राम पे एक प्रोडक्ट देखूंगा वो 1000 रुपये का है तो मैं कभी भी पे नहीं करना चाहूँगा। क्यों? मैं सोचूंगा पता नहीं पे करने के बाद भी आए ना आए। या वेबसाइट पे भी कहीं मैंने देखा, कभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे जब आप लिस्ट करते हो तो कोई नहीं देखता ये प्रोडक्ट किसका है, ब्रांड कौन सा है, क्या है। सबको ये लगता है कि ये फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है या अमेजोन का है या मीशो का है। तो उनके भरोसे पे बायर परचेज कर लेते हैं और इससे हमारा इनिशियल बूस्ट, हमारे प्रोडक्ट को इनिशियल विजिबिलिटी प्लस इनिशियल ऑर्डर्स मिल जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज ट्रस्टेबिलिटी एंड सेकंड थिंग इज इजी टू स्टार्ट विद लो बजट। तो ये 2 बहुत बड़े रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है स्टार्टिंग हमेशा किसी भी सेलर को मार्केट प्लेस से करना चाहिए। ऑब्वियसली बाद में आप वेबसाइट पे ज़रूर जाइए और सोशल मीडिया पर भी ज़रूर जाइए।